चलो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल। ठीक है, देखो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका नाम थोड़ा सा फैंसी सा रख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सेस क्या होता है। ठीक है, हमारे पास ये वाई एक्सेस होता है, ठीक है, वर्टिकल वाला, और ये हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सेस होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ओरिजिन कहलाता है, जहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, यानी कि एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। सही है, अगर किसी एक्सेस के ऊपर कोई पॉइंट प्लॉट हुआ है और मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो हमारे पास मैं ये करूंगा कि उस पॉइंट की कोरिस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू देखूंगा और कोरिस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू देखूंगा। ठीक है, और उनको साथ लिख दूंगा, एक्स और वाई। एक्स हमेशा पहले लिखते हैं, वाई हमेशा बाद में लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बोलते हैं, इनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। सही है। अच्छा, इंटरसेप्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट होगा वाई इंटरसेप्ट, जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तुम ये देखो, ये पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू देखूं तो क्या होगी, 0। सही है, और वाई की यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू होगी। इसी तरीके से ये लाइन जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है, वो वाला जो पॉइंट है वो कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, और यहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि देखो ये पॉइंट है, अगर मैं y की वैल्यू देखूं तो यहाँ पे 0 आएगी और x की कोई ना कोई यहाँ पर वैल्यू होगी। सही है, तो ये हो गया y इंटरसेप्ट, ये हो गया x इंटरसेप्ट। सही है। अब जरा डिस्टेंस फार्मूला की बात करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, एक एक्सिस के ऊपर ये y है और ये x है, इसके ऊपर दो पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं a और b। सही है, मुझसे कहा जा रहा है कि भाई मुझे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का फासला बताना है, यानी कि इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, a से लेके b तक का डिस्टेंस, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ठीक है, उसके लिए मेरे पास ना एक ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आप को प्लग इन करने के लिए दोनों पॉइंट्स के ना कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। ठीक है, जिनके दरमियान का फासला निकालना है। सही है, अब मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 और 1, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 और 5। सही है, डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, ए बी का डिस्टेंस ये बराबर होगा अंडर रूट y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। सही है, अब यहां पर y2 y1 की जगह क्या रखेंगे, x2 और x1 की जगह क्या रखेंगे, ये देख लो। ये दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास गिवन है, इनमें से किसी भी एक के x को मैं बोल देता हूं x1। अब जिसको मैं x1 बोलूंगा उसी के बराबर वाले को क्या बोलूंगा, y1, और जो दूसरा वाला बचा उसको x2 y2 कह देता हूं। सही है, अब सिंपली इन वैल्यूज को प्लग इन कर देता हूं मैं अपने डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर। तो y2 हमारे पास क्या है 5, y1 क्या है 1 होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है हमारे पास 4, y1 क्या है 2 स्क्वायर। अच्छा, 5 माइनस 1 क्या होता है 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। 4 माइनस 2 क्या होता है 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो मेरे पास ये जो वैल्यू आ गई, क्या आ गई, अंडर रूट 20। अंडर रूट 20, कोई ना कोई डेसिमल में कुछ वैल्यूज होगी, इसको बाकी फैक्टराइज करोगे तो वो एक नंबर जो बाहर निकल जाता है वैसा हो जाएगा। तो ये हो गई यूनिट्स। ठीक है, अब जो भी यूनिट होगा, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, वो यहाँ आ जाएगा। सही है, तो ये आपने निकाल लिया क्या, दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस। एक सवाल देख लो, वो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट पूछ रहे हैं ना आपसे, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, इसका मतलब डिस्टेंस होता है। सही है, इसका मतलब है डिस्टेंस। हुज एंड पॉइंट्स आर, ठीक है, यानी कि भाई एक लाइन है। सही है, ये लाइन है, इसके एंड पॉइंट्स, उनकी कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 3 माइनस 1 6 और 5, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और हमसे क्या मांगा जा रहा है, इनका डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था मेरा, अंडर रूट y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। सही है, अब मेरे पास ये जो दो उसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 3 और माइनस 1 6 और 5, इनमें से मैं किसी भी एक के एक्स कोऑर्डिनेट को x1 कह देता हूँ, उसी के बराबर वाला y1 होगा, और बाकी दोनों जो बचे वो x2 और y2 हो जाएंगे। सही है, अब इनको उठा के मैं सिर्फ प्लॉट कर इसमें डाल दूंगा अपने फॉर्मूले में। तो 5 माइनस माइनस 1 है, ठीक है, 5 y1 माइनस 1 है, तो ये साइन का ख्याल रखना, प्लस x2
6 माइनस 3 होल स्क्वायर। सही है, ये हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो 5 प्लस 1 6 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 6 माइनस 3 3 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 45। सही है, यूनिट्स। अब देखो यहां पर हमारे पास कहीं पर भी अंडर रूट 45 का ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। ये रहा 45, 3 से कर सकता हूँ 15,000, 3 से कर सकता हूँ 5,000 और फिर 5 1,000। तो ये 45 अंडर रूट के अंदर क्या बन जाएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। 3 को मैं बाहर निकाल लूंगा तो 3 रूट 5। 3 का स्क्वायर कहाँ गया है यार, वो देखो ये बेसिकली इस तरह हो जाएगा ना इंडाइसिस में, सही है। ये क्या ऐसे। सही है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अब बात करते हैं मिड पॉइंट की। देखो फॉर एग्जांपल एक लाइन है, ठीक है, या ये कह लेते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, और उनके बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट मुझे निकालना है। ठीक है, एक एक्सिस के ऊपर ये लाइन प्लॉट हुई हुई है। सही, इसके एक पॉइंट है ए, एक है बी, और इसके बिल्कुल मिड वाला पॉइंट मुझे निकालना है। मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है और बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x2 प्लस x1/2 कॉमा y2 y1/2 y2 प्लस y1/2। सही है, इससे मेरे पास ना मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x और y। सही है, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि a और b के x का एवरेज ले रहे हैं, a और b के y का एवरेज ले रहे हैं। तो अब कर लेते हैं। तो ये मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट्स मेरे ये रहे, इनमें से किसी को भी x1 y1 कह देता हूँ और किसी को भी x2 y2। ठीक है, दोनों में से किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो x2 क्या है मेरा 4, x1 क्या है 2 अपॉन 2, y2 क्या है मेरा 5 और y1 क्या है 1 अपॉन 2। तो देखो 4 प्लस 2 क्या होता है 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, और 5 प्लस 1 भी 6, 6 डिवाइड बाई 2 3। तो यानी कि ये जो बिल्कुल मिडल वाला पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 3। सही, इसको मैंने m कह दिया मिड पॉइंट। अब देख लो सवाल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ 3 4 एंड ए बी आर। ठीक है, कोई लाइन है, उसका एक कोऑर्डिनेट जो है वो 3 4 है, एक जो है वो ए बी है। सही है, अब इसको कह लेते हैं x1 y1, इसको कह लेते हैं x2 y2। हमारा फॉर्मूला क्या था मिड पॉइंट का, x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो इसमें अपनी वैल्यूज को प्लग इन करते हैं, a प्लस 3 अपॉन 2 और y2 क्या है, सॉरी y2 क्या है b प्लस 4 अपॉन 2। ये करा मैंने, अब ये फर्दर सॉल्व हो नहीं सकता। सही है, तो ये मेरे क्या आ गए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी। सही है, ग्रेडियंट की बात करते हैं। देखो किसी भी लाइन का जो ग्रेडियंट होता है ना, बेसिकली ग्रेडियंट बेसिकली होता है स्लोप, कि किसी भी लाइन का स्लोप कितना है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल एक लाइन यूं जा रही है और एक लाइन यूं जा रही है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्लोप किसका ज्यादा है, तो इस वाली का ज्यादा होगा ना। ठीक है, जब हम गाड़ी भी चढ़ाते हैं स्लोप पे, तो इस पे चढ़ाना ज्यादा मुश्किल होगी या इस पे, इस वाले पे ना, इस पे ज्यादा आसान होगी ना। तो इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली स्लोप का मतलब होता है कि एक लाइन कितनी टेढ़ी है, दैट इज द ग्रेडियंट जिसको हम कहते हैं। अब अगर एक लाइन बिल्कुल सीधी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। सही है, इसको मैं कह देता हूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, तो उसका ग्रेडियंट होता है 0, उसका ग्रेडियंट होता है 0। ये चीज याद रखनी है। और अगर एक लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, हाँ वर्टिकल, तो उसका ग्रेडियंट होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ग्रेडियंट होता है उसका। ये दोनों बातें याद रखनी है। सही है, अच्छा अब अगर एक लाइन ना ही हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, बल्कि इस तरीके से एक
स्लोप की फॉर्म में है, चाहे वो ऐसे हो ऐसे जैसे भी हो, स्लोप है, तो उसके ग्रेडियंट को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। सही है, फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। m को मैं कह रहा हूं ग्रेडियंट, ठीक है, स्मॉल m है, मिड पॉइंट कैपिटल M, ठीक है। अच्छा, अब निकालते कैसे हैं, तो ये समझो। देखो भाई, हमें पता है क्या चाहिए होगा। अब y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1 है, इसका मतलब है कि हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो तुम इस पूरी लाइन पे से कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स उठाओगे और उनको इस फॉर्मूले में डालोगे, तुम्हारे पास आंसर सेम आएगा। अब वो चाहे तुम ये वाले दो कोऑर्डिनेट्स उठा लो, चाहे तुम ये वाले दो उठा लो, ये वाले दो उठा लो, कहीं से भी इस पूरी लाइन पे से कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स उठा लो, चाहे वो जितने ही करीब हो जितने ही दूर हो, ग्रेडियंट हमेशा बराबर आएगा। सही है, ये एक प्रॉपर्टी याद रखें। एग्जाम्पल देख लो, एक लाइन है, ठीक है, दो पॉइंट्स है ए और बी। अब देख लो, ये एंड पॉइंट्स नहीं है, बीच के दो पॉइंट्स है। सही है, ए के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्या चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो फिर से ये कर लेते हैं कि किसी भी एक को x1 y1 कह देते हैं और दूसरे को x2 y2 कह देते हैं। तो y2 माइनस वाई वन है, यानी कि 5 माइनस वन अपॉन x2 माइनस x1 है, यानी कि 4 माइनस टू। तो 5 माइनस वन क्या होता है, 4, और 4 माइनस टू क्या होता है, 2। तो हमारा क्या ग्रेडियंट आ गया, 2, ठीक है, 2 ग्रेडियंट आ गया। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि देखो यहां पर ना ऑर्डर का ख्याल रखना, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर y2 माइनस वाई वन किया, नीचे x1 माइनस x2 कर दिया, ग्रेडियंट गलत आ जाएगा। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि ऊपर अगर हमने ये कर सकते हैं कि अगर हमने ऊपर y1 माइनस y2 कर दिया ना, तो नीचे हम x1 माइनस x2 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, मगर वो वाला काम नहीं कर सकते जो पहले बताया। सही है, अब बात करते हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस की। देखो, अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, उनका ग्रेडियंट बराबर होगा। दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, उन दोनों का ग्रेडियंट बराबर होगा, क्योंकि जाहिर है उनका स्लोप एक ही है ना। और अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उन दोनों के ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। सही है, दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री बनानी है, तो जब तुम उन दोनों के ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, -1 आना चाहिए। सही है, अब सवाल देखो, इफ 3 पॉइंट्स ए, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, बी ये कोऑर्डिनेट्स, सी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ऑल लाई ऑन द सेम लाइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। यार देखो भाई, ये एक लाइन है, ठीक है, कोई पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, के और के प्लस 2। कोई लाइन है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 0 और के माइनस 6। और कोई पॉइंट है सी, उसके कोऑर्डिनेट, अब ये जरूरी नहीं है इस ऑर्डर में हो, ये आगे पीछे भी हो सकता है, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, के माइनस 4, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, अगर मैं ए और बी का ग्रेडियंट निकालता हूं, ए और बी का ग्रेडियंट निकालता हूं, तो क्या ये इसके बराबर नहीं आएगा कि जो बी और सी का ग्रेडियंट होगा, बराबर ही आएंगे ना दोनों ग्रेडियंट्स, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि एक लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट उठा लो, ग्रेडियंट तो सेम ही आएगा। तो फिर ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाते हैं, y2 माइनस वाई वन, एक सेकंड इसको यहां लिख लेता हूं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला है। सही है, तो सबसे पहले तो ए बी के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी के लिए मैं ये कह देता हूं कि भाई ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। सिंपल काम करते हैं, अपने फॉर्मूले में इनपुट कर लेते हैं। तो y2 क्या है, k माइनस 6 माइनस y1 क्या है, k प्लस 2 अपॉन x2 क्या है, 0, x1 क्या है, k, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मैंने क्या करना है, बी और सी के लिए करना है। तो देखो, बी को मैंने ऑलरेडी x2 y2 लेबल कर दिया है, तो मैं इसको x1 y1 कर लेता हूं अपनी आसानी के लिए। सही है, तो हमारा y2 क्या है, k माइनस 6, y1 क्या है, k अपॉन x2 है 0 और x1 है k माइनस 4। सही है जी। अब जब तुम इस पूरी चीज को सॉल्व करोगे, देखो k माइनस 6 माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, अपॉन माइनस के इक्वल्स टू k माइनस 6 माइनस के अपॉन माइनस के प्लस 4, माइनस मल्टीप्लाई करा दिया दोनों से। सही, ये काम कर दिया। अब तुम देखो, बहुत सारी चीज़ें चली गई, ये k और माइनस के गया, ये k और माइनस के गया, बचा क्या, -6 और -2 क्या होता है, -8 अपॉन माइनस के बच गया। यहाँ पर क्या बचा, -6 अपॉन
ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पहले तो ये माइनस और ये माइनस हटा दो। ठीक है, और फिर यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लो। यहाँ से माइनस को कॉमन निकालोगे तो एक सेकंड यहाँ निकाल देता हूँ ना। यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लो तो ये बचेगा k माइनस 4। सही है, तो ये माइनस और ये माइनस भी किया, सब कुछ पॉजिटिव कर दिया मैंने। अब जब k माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 8k माइनस 24 हो जाएगा और 6 उधर है, सॉरी 32 हो जाएगा, और k 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6k हो जाएगा। 8k माइनस 6k इक्वल्स टू पॉजिटिव 32 उधर जाके प्लस हो गया, 6k इधर आके माइनस हो गया। 2k इक्वल्स टू 32, k की वैल्यू क्या आ गई 16। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन डी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइनली। ठीक है, देखो भाई इक्वेशन ऑफ अ लाइन को पहले तो ये समझो कि अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन लिखने का तरीका ये होगा कि हम y इक्वल्स टू जो भी उसकी y की वैल्यू है वो लिख देंगे। ठीक है, अब ये लाइन है, इसकी y की वैल्यू मैंने फॉर एग्जांपल a दे दी है, तो हमने क्या लिखा, ये इसकी इक्वेशन हो गई। ये लाइन है, इसकी y की वैल्यू क्या है 3, तो मैंने क्या कहा y इक्वल्स टू 3। ये इस लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल्स टू 3 इस लाइन की इक्वेशन है। सही है, क्योंकि देखो इस लाइन पे तुम कोई भी कोऑर्डिनेट उठा लो, उनके x की वैल्यूज तो डिफरेंट होंगी बट y उनका 3 ही रहेगा, तो y इक्वल्स टू 3 इज द इक्वेशन। अब अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल यानी कि वर्टिकल है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी कि x इक्वल्स टू जो भी 5 की उसकी वैल्यू होगी। सही, क्योंकि इस लाइन पे तुम कोई भी कोऑर्डिनेट उठा लो, y की वैल्यूज डिफरेंट होंगी बट x हमेशा 5 ही रहेगा। सही है, तो इसलिए मैंने x इक्वल्स टू b लिखा है कि कोई लाइन है और b के ऊपर वो बेसिकली है। सही है, तो ये इसकी इक्वेशन हो गई, ये इसकी हो गई। अच्छा, अब अगर हमारे पास लाइन हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, वर्टिकल भी नहीं है, बल्कि एक स्लोप है, ठीक है, टेढ़ी लाइन है, तो उसके जो ग्रेडियंट की इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m होता है ग्रेडियंट, c होता है y इंटरसेप्ट। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन इधर y को कट कर रही है, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट फॉर एग्जांपल ये 2 है, तो ये होगा c y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अगर किसी सवाल में y इंटरसेप्ट निकालने को बोला जाए तो y इंटरसेप्ट में मैंने क्या बताया था कि x 0 होता है, तो इस पूरी इक्वेशन में अगर तुम x को 0 रख दोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, मतलब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो y किसके बराबर आ जाएगा c के। समझे, इंटरसेप्ट इस तरह आता है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है ना दो एग्जांपल्स हैं, इन दोनों एग्जांपल्स को देख लो। एक एग्जांपल में हमारे पास एक लाइन का ग्रेडियंट गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है और हमसे बोला जा रहा है भाई बताओ इक्वेशन क्या होगी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y को एज इट इज लिखेंगे, m की जगह ग्रेडियंट लिखेंगे और c की जगह 5 लिख देंगे क्योंकि वो y इंटरसेप्ट है। ये हमने बता दी इस लाइन की इक्वेशन, ये हमने बता दी इस लाइन की इक्वेशन। लेकिन अगर हमें y इंटरसेप्ट गिवन नहीं है बल्कि उस लाइन पर एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, लाइज ऑन द लाइन, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से नहीं निकालेंगे, बल्कि उसके लिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसलिए नहीं निकालेंगे कि हमारे पास इंटरसेप्ट नहीं है ना, हमें पता ही नहीं है कि एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है लाइन, हमें सिर्फ उसने एक पॉइंट दे दिया है, ग्रेडियंट दे दिया है, बस इतना डेटा है, इंटरसेप्ट पता ही नहीं है, सी कैसे निकालोगे। अच्छा जी, हैं, अच्छा वैसे निकाल सकते हैं इंटरसेप्ट, हाँ निकाल सकते हैं एक, हाँ ऐसे कर सकते हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं, रुको ये बता देता हूँ, लेकिन ये वैसे ज़्यादा आसान तरीका है, लेकिन चलो ये वाला तरीका ही बता देता हूँ। देखो भाई ऐसे कर सकते हैं कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, तो इसमें y की जगह मैं डाल दूँ 3, m की जगह डाल दूँ 4, x की जगह डाल दूँ 2, तो c की वैल्यू क्या आ गई 4 2 जार 8 और 8 उधर जाके माइनस होगा 3 से माइनस 5, तो c आ गया। तो अब अभी भी कर सकते हैं इस तरह, तो y इक्वल्स टू 4x माइनस 5, ये आ गई इक्वेशन। सही कह रहे थे, निकाल सकते हैं, मैं भूल गया था, हाँ ठीक है जी। लेकिन एक और तरीका सुन लो, सही है, देखो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी, c निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम y1 और x1 है ना, तो एक को x1 बोल दो, एक को y1, ठीक है। अब इसको पुट कर दो y माइनस 3
इक्वल्स टू m की जगह 4x माइनस 2, ठीक है। y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4x, ठीक है। एक सेकेंड, 4x माइनस 8 होगा, लेकिन 3 वहाँ के प्लस भी तो होगा, -8 + 3, तो y इक्वल्स टू 4x माइनस 5। देख रहा हूँ आंसर बिल्कुल सेम आया। तो ये दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए थे। अब देख लो भाई, अ लाइन हैज एन इक्वेशन, ये रही, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। देखो अब ये इक्वेशन बेसिकली गिवन तो है हमें, हाँ, लेकिन इसको हमें करना पड़ेगा अरेंज अपनी y इक्वल्स टू mx प्लस सी वाली फॉर्म में, ठीक है। y इक्वल्स टू mx प्लस सी में बेसिकली हमारे पास है क्या कि पहले हमारे पास आता है y जो कि है सब्जेक्ट, उसके बाद इक्वल टू, फिर ग्रेडियंट और x, और फिर आता है इंटरसेप्ट, सही है। इस तरह अरेंज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि 36 को उधर ले जाके माइनस करा देता हूँ, मल्टीप्लाई करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, सही है। 6 को मैं उधर ले जाके प्लस करा देता हूँ, और अब 2 को करवाना पड़ेगा डिवाइड दोनों से, 2 को लेके, तो हमारे पास आ गया y इक्वल्स टू 18x प्लस 3। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल, इसको, ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, इसको अपनी y इक्वल्स टू mx प्लस सी वाली इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो मुझे यहाँ पे जो ग्रेडियंट नजर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 18, तो 18 हमारा क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज y इक्वल्स टू 2/3x प्लस 5। What is an equation of the line that is perpendicular to the given line and that passes to the point 42? सही है। अब देखो यहां पर क्या है कि हमें ये बता दिया उसने कि भाई ये एक लाइन है, ठीक है, मैं रफ बना रहा हूं, इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2/3x प्लस 5। एक और लाइन है, वो इसके परपेंडिकुलर है, वो इसके परपेंडिकुलर है, वो उसके साथ 90 डिग्री बना रही है। इस लाइन की बतानी है इक्वेशन। तो इक्वेशन बताने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, दो ही चीजें तो चाहिए होती हैं, एक ग्रेडियंट और एक y इंटरसेप्ट चाहिए होता है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल, अच्छा, परपेंडिकुलर लाइंस के ग्रेडियंट के बारे में मैंने क्या बताया था कि उन दोनों के ग्रेडियंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, -1। इसका ग्रेडियंट हमें गिवन है, इसका ग्रेडियंट हम निकाल लेते हैं इधर डाल के, सही है। तो m1 हमारे पास है 2/3, m2 हमें चाहिए और -1, यही है। 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, -3/2, ये हमने निकाल लिया ग्रेडियंट, सही है। इंटरसेप्ट निकालने की जरूरत है क्या, क्योंकि देखो वो यहां पर ये कह रहे हैं कि व्हाट इज एन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड दैट पासेस थ्रू पॉइंट 42, सही है। वो ये कह रहे हैं कि भाई 4-2 से पास कर रही है, तो क्या मैं अपनी ये वाली फॉर्म में ना डाल दूं इंटरसेप्ट की बजाय, तो y माइनस y1 m निकाल लिया हमने, -4, सही है। y इक्वल्स टू -3/2x प्लस 12, 3 4 12/2, यानी कि 6 हो गया ना, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह हो जाएगा, तो 4 3 12 हो गया /2, 6 हो गया ना, तो डायरेक्ट 6 लिख देता हूँ, 6 और -2 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू -3/2x प्लस 8, ये आ गई क्या इक्वेशन। What is the slope of the line that passes through this and is parallel to the line that passes through this, ठीक है भाई। देखो एक लाइन है, ठीक है, वो पास कर रही है किसी पॉइंट 43 से, हमें बोला जा रहा है कि भाई बताओ इसका ग्रेडियंट क्या है, ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन दे दी कि एक और लाइन है जो इसके बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है, और ये इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, -3 4 3 -4, ठीक है। और बोला जा रहा है कि भाई इस वाली का ग्रेडियंट बताना है, इस वाली के बारे में ये इक्वेशन गिवन है। अब देखो दोनों क्योंकि पैरेलल हैं, तो पैरेलल के बारे में मैंने बताया था कि दो पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर मैं एक का ग्रेडियंट भी निकाल लूं तो दूसरे वाले का भी वही होगा,
तो क्योंकि इसके दोनों पॉइंट्स गिवन है तो मैं क्या करता हूं, इसका ग्रेडियंट निकाल लेता हूं अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, इसको x1 y1 कह देते हैं, इसको x2 y2 बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारा y2 क्या है -4, y1 क्या है 4, x2 है 3 और x1 है -3, तो -3 होगा। सही है, तो ऊपर हो गया -8 अपॉन +6। ठीक है, और जब तुम इनको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा -4 अपॉन 3। तो ये क्या हो गया, ये ग्रेडियंट हो गया इसका। ठीक है, मगर बात यह है कि इसका और इसका ग्रेडियंट बराबर होगा क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल, तो इसका भी ग्रेडियंट आ गया। ठीक है, अब देख रहे हो ये एक पॉइंट उसने ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया। द लाइन पैरेलल टू दिस पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस हैज एन इक्वेशन। सही है भाई, एक लाइन है ये रही, इसकी इक्वेशन है 2x + 4y = 3। ठीक है, ये पैरेलल है किसी दूसरी लाइन के और ये पास कर रही है किसी पॉइंट 3 -2 से। हमसे कहा जा रहा है कि भाई ये वाली जो लाइन है ना, इसकी इक्वेशन बता दो। तो इक्वेशन के लिए क्या चीजें चाहिए, दो, ग्रेडियंट, वाई इंटरसेप्ट या फिर ग्रेडियंट और पॉइंट। ठीक है, कोई भी डेटा गिवन हो हम निकाल सकते हैं। तो देखो इस लाइन का ग्रेडियंट मुझे इसके ग्रेडियंट से पता चल जाएगा क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल। तो मैं क्या करता हूं, इस वाली के इक्वेशन को कर लेता हूं थोड़ा सा अरेंज। तो 4y = ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, y = -2x अपॉन 4 + 3। तो ये क्या हो गया, -1/2x प्लस 4 इधर से भी, इससे भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो मुझे एक बात पता चल गई कि भाई हमारा जो ग्रेडियंट है वो है -1/2। ग्रेडियंट मुझे मिल गया और एक पॉइंट भी मुझे गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी ये वाली फॉर्म में डाल लेता हूँ। y क्या है -2 है = m x और x क्या है 3 है। ठीक है, ये हो जाएगा y y+2 = मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मुझे कोई भी वैल्यू फ्रैक्शंस में नज़र नहीं आ रही। सही है, तो मैं एक काम करता हूँ 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। ठीक है, 2 को y और इसके साथ मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये हो जाएगा -x + 3। ठीक है, तो 2y + 4 -x को इधर लाके प्लस करा लेता हूँ, 4 को उधर ले जाके माइनस करा दूंगा। ठीक है, इसी में करवा लेते हैं ना, एक सेकंड यहाँ से हटाते हैं। सही है, और 4 को उधर ले जाके करा देता हूँ माइनस, तो 2y + x = -1। अब मुझे एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐसा, ये है ना डी। ठीक है, अब दोनों क्योंकि प्लस हो रहे हैं ना, तो x + 2y लिखो या 2y + x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ गया। समझ गया? द लाइन दिस पासिस थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन है और कह रहे हैं कि भाई किस पॉइंट से पास करी, इन सब में से बताओ। इसमें पता हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे हिट एंड ट्रायल। एक एक पॉइंट को इसमें रख के देखेंगे और देखेंगे कि क्या वैल्यू 0 के बराबर आ रही है या नहीं आ रही। तो अगर तो आ रही होगी तो वो होगा, तो आज रख के देखते हैं। पहले पार्ट ए को रखते हैं। सही है, ठीक है, ए के अंदर हमारे पास जो x है वो 0 है, तो यानी कि ये टर्म तो 0 हो गई। और 3 जो है वो क्या है, और y जो है वो क्या है 3/4 + 4। तो अब ये दोनों नंबर्स प्लस हो गए, 0 तो नहीं बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, तो ये a तो हो नहीं सकता। अगर हम b को रखेंगे तो b के अंदर हमारे पास जो x एक्सिस है वो क्या है 4 है, y जो है वो 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, +4 = 0। अब ये दोनों नंबर्स प्लस हो गए, 0 तो नहीं बनाएंगे। पार्ट सी को रख के देखते हैं। सी में हमारे पास x जो है वो -8 है, y जो है वो 4 है, +4 = 0। ये क्या हो जाएगा -16, ये हो जाएगा +12 + 4 -16 + 16, ये हो गई सेटिस्फाई। तो इसका मतलब है कि आंसर ऑप्शन सी हमारा आंसर है। लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, आंसर। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज इक्वेशन इज दिस। ठीक है, दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, एक की इक्वेशन हमें गिवन है ये रही, दूसरे का ग्रेडियंट पता करना है।
ठीक है, यानी कि ये एक ब्लू लाइन है, ठीक है, इसकी इक्वेशन ये रही, और एक परपेंडिकुलर लाइन है, इसका ग्रेडियंट हमें बताना है। ठीक है, देखो परपेंडिकुलर लाइंस का जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, उन दोनों के, हाँ, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है -1 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अपनी इस वाली लाइन की इक्वेशन को, ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन को कर लेते हैं अरेंज। तो 6x उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 यहां आके डिवाइड होगा दोनों से, तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, -3x + 12, ये बन गई इक्वेशन। सही है। अब इसका ग्रेडियंट क्या है, इसका ग्रेडियंट क्या है, -3। ठीक है, इसको मैं इधर रखता हूं और मैं अपना इसका ग्रेडियंट निकाल लेता हूं। क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस माइनस कैंसिल, ये लो भाई 1/3 आंसर आ गया, आंसर ऑप्शन डी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन हुज इक्वेशन इज दिस एंड हुज इंटरसेप्ट इज दिस। देखो अगर मैं ये वाली इक्वेशन को देखूं तो यहां पर मेरे पास ग्रेडियंट क्या है, 6, ग्रेडियंट क्या है, 6 है। अब क्योंकि ये लाइन और वो जो दूसरी लाइन है जिसका हमें इक्वेशन निकालनी है वो दोनों पैरेलल हैं, तो उसका ग्रेडियंट भी क्या होगा, यही। एक्स इंटरसेप्ट हमें क्या गिवन है, 8। तो इन चारों ऑप्शंस में से देख लो कि ग्रेडियंट कहां पर 6 है, सिर्फ यहीं पर, और जो वाई इंटरसेप्ट कहां पर 8 है, वो तो सब में है, लेकिन ग्रेडियंट जो है वो डिफरेंट है बेसिकली। तो ये आंसर आपका हो गया। सही है। लेट y इक्वल्स टू 4x + 12 बी द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, व्हाट इज द x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट मांग रहे हैं। x इंटरसेप्ट के बारे में मैंने क्या बताया था कि x होता है और y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो y को इस इक्वेशन में 0 रख देते हैं, ये इक्वेशन गिवन है ना, इसमें 0 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x + 12, 12 उधर जाके माइनस होगा, 4 डिवाइड, आंसर क्या आ गया, -3। ये आ गया x इंटरसेप्ट, -3। सही है। ये 12 हमारा y इंटरसेप्ट होता है और हाँ, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की वैल्यू 0 रखनी पड़ती है। और x इंटरसेप्ट निकालना है y y हाँ, सवाल पढ़ो। सवाल पढ़ो यार। लेट y इक्वल्स टू -6 + 42 बी द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, व्हाट इज द सम ऑफ द x एंड y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट भी चाहिए, y इंटरसेप्ट भी चाहिए। देखो भाई y इंटरसेप्ट तो सीधा सीधा मुझे नजर आ रहा है 42, ठीक है, तो हमारा जो y इंटरसेप्ट है वो तो क्या हो गया 42। हमें निकालना है x इंटरसेप्ट, ठीक है, x इंटरसेप्ट हमें पता करना है। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, y को रख देते हैं 0, 42 इधर आके माइनस और 6 हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, 6 7 42 होता है, तो ये क्या आ गया हमारा 7। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इन दोनों का सम बताओ, तो इन दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा आंसर 49। तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अब ये देखना, ये थोड़ा सा अजीब सा सवाल है। कह रहे भाई वेयर डज द ग्राफ ऑफ द पैराबोला हुज इक्वेशन इज दिस क्रॉस द वाई एक्सिस। ठीक है, देखो ये रहा एक ग्राफ, ठीक है, पैराबोला है, कोई हैप्पी फेस है ना, कोई इस तरीके का, सही है, ऐसा कोई पैराबोला है इसके ऊपर, और वो बोल रहे हैं कि हमें बताना है वो पॉइंट जहां पर ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो भाई वाई एक्सिस को अगर यहां पे कट कर रहा है, एक्स क्या होगा 0। तो ये जो पैराबोला की इक्वेशन है इसको मैं इक्वल टू वाई रख देता हूं और एक्स की वैल्यू क्या रख देता हूं 0, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -69। ये आ गया वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट -69 आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। ठीक है, दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। देखो ये मेरे पास दो लाइन है और ये किसी पॉइंट P के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, x और y उसके कोऑर्डिनेट्स। अगर मुझे इन x और y की वैल्यू पता करनी है तो मैं इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस टू गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, दोनों लाइंस की इक्वेशन मेरे पास होनी चाहिए, उनको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, मेरे पास एक वैल्यू x की आती है, एक वैल्यू y की आती है, वही कोऑर्डिनेट्स होंगे इंटरसेक्शन के। ठीक है, वही कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। तो सवाल देख लो कि मेरे पास दो लाइनें हैं, y इक्वल्स टू 3x + 1 और y इक्वल्स टू 2x - 1। ये पूछ रहे हैं कि किस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी।
तो y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 है और y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 है। ठीक है, अब ये क्योंकि दोनों y के बराबर हैं तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को बराबर रख देता हूं। यहां से मेरे पास 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 6, एक्स की वैल्यू माइनस 6 आ गई। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे x कोऑर्डिनेट माइनस 6 दिख रहा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे x कोऑर्डिनेट माइनस 6 दिख रहा है, तो यही मेरा ऑप्शन होगा। लेकिन अगर इसको तुम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल के भी चेक कर लो, मैं इस वाली में डाल देता हूँ 3x प्लस 1 वाली में, x की जगह माइनस 6, तो ये क्या होता है माइनस 18 प्लस 1 माइनस 17 आ गया, y आ गया माइनस 17। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला देखो, ये मैंने ज्योमेट्री में भी पढ़ाया था, सही है, एक और बार यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी इसका काम आएगा। देखो कोई भी शेप हमें गिवन है, ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, कुछ भी, उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास हैं, उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास हैं तो हम हीरोन्स फार्मूला लगा के उसका एरिया निकाल सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला क्या था, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्राइंगल है, अब ये किसी एक्सिस के ऊपर होगा, सही है, और इसके तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तीनों वर्टिसेस के, तीनों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। हीरोन्स फार्मूला ये कहता है कि भाई एरिया जो है वो बराबर होगा 1/2 मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस के अंदर ये जो मैंने इस तरीके की वैल्यूज लिखी है इसके साथ होगा क्या, ये देखो, सबसे पहले तो आप इनको डायगोनल्स में मल्टीप्लाई करेंगे, ये डायगोनल, ये डायगोनल और ये डायगोनल, सही है, तो हमारे पास क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू 1/2 मॉड, ये पूरा इतना बड़ा सा मॉड लगा दिया, ठीक है, x1 मल्टीप्लाई बाय y1 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय y3, डायगोनल्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस x3 मल्टीप्लाई बाय y1, ठीक है, डायगोनल्स में मल्टीप्लाई करा के इन सारी वैल्यूज को, अरे यार, x1 y2 x2 y3 x3 y1, ठीक है, ये सारी वैल्यूज को मैंने डायगोनल्स में मल्टीप्लाई करा लिया, और फिर अब इस वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई कराएंगे इस तरह से, ठीक है, तो x1 मल्टीप्लाई बाय y3 प्लस इन सबको ऐड करेंगे x3 मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय y1, ये अब ये जो दो वैल्यूज मेरे पास आएंगी ना, इनको आपस में कर लेना है माइनस, ठीक है, मॉड इसलिए लगाया कि अगर मेरे पास अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो एरिया तो नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, तो मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा, और फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो एरिया आ जाएगा किसी भी शेप का। तो आ जाओ इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज पॉइंट्स आर 0 0 0 3 और 4 0, ठीक है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट उसका 0 0 है, एक उसका है यहां होगा 0 3 और एक है 4 0, सही है। तो अब देखो 0 0 क्या होता है, ओरिजिन, ठीक है, यहां पर हमारे पास इसका y 0 है, तो ये क्या है x इंटरसेप्ट, ठीक है, और यहां पर हमारे पास इसका x 0 है, तो ये क्या है y इंटरसेप्ट, ठीक है, बेसिकली ये ट्राइंगल यूं बना हुआ है, ये देखो ऐसे करके बना हुआ है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पर यूं बना हुआ है ट्राइंगल, ये ऐसे करके कुछ बना हुआ है, ये रहा 0 0, ये रहा 4 0 और ये रहा 0 3, ऐसे करके बना हुआ है। अच्छा बहरहाल हमें क्या कह रहे हैं कि इसका हमें क्या निकालना है, एरिया, ठीक है, तो एरिया के लिए हम अपना क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, वो था 1/2 मॉड, और मैं इनके ना कोऑर्डिनेट्स को लिख लेता हूँ, ठीक है, तो पहले मैं क्या लिखूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ 0 3 ये वाला कोऑर्डिनेट, फिर लिख लेता हूँ 0 0 ये वाले कोऑर्डिनेट्स, और फिर लिख लेता हूँ ये वाले 4 0, ये आ गया मॉड में, ठीक है। तो सबसे पहले तो डायगोनल्स में मल्टीप्लाई करेंगे, एक और दफा नहीं आएगा, कहाँ गया, यहाँ पे लिखा है मैंने एक और दफ़ा, हाँ सही है, और फिर पहले वाले कोऑर्डिनेट को रिपीट करेंगे, ठीक है, पहले वाले कोऑर्डिनेट को रिपीट करने के पीछे लॉजिक ये है कि देखो हमने यहाँ से शुरू किया, ऐसे किया, और फिर इसको वापस हम बंद भी करेंगे, ठीक है, तो
अब क्या करेंगे, डायगनल्स में मल्टीप्लाई, तो 0 0 जार 0 होता है, तो इनको हम नहीं लिखते, 4 3 जार 12 होता है हमारे पास, ठीक है। फिर इसको दोबारा से डायगनल्स में करेंगे, तो अब तुम देखो कि 0 0 जार 0, 4 0 जार 0, 3 0 जार 0, तो अंदर हमारे पास खाली 12 ही बचेगा, ठीक है। 12 माइनस 0 हो जाएगा बेसिकली, तो ये क्या बचेगा 12, मॉड हटाएंगे तो 12/2 6 एरिया आ गया। अब ये सवाल देखना, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, ठीक है भाई, इसलिए करवा रहा हूँ कि आप जब किताब कर रहे होते हैं ना, फिर आप लोगों को जीपीटी खोलना पड़ता है, इसलिए करवा रहा हूँ मैं ये सारे सवाल। अब देखो, इन द कोऑर्डिनेट प्लेन अबव, इफ द इक्वेशन L1 इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी, इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन L1, ये L1 है, इस लाइन की इक्वेशन ये रही, ठीक है, ये है L2, इस लाइन की इक्वेशन ये रही, x इक्वल्स टू 2, सही है। ये हमारा x और y एक्सिस है, यहाँ पर 0 है, सही है, ये वाला वो नहीं है y एक्सिस। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है इसका पूछ रहे हैं एरिया। देखो भाई, एरिया निकालने के लिए ना हमारे पास पहले तो इन चारों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। तो अब तुम ये देखो कि भाई ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ना, हाँ एक सेकेंड, ये तो 0 0 हो गया, यार इस पे लिख क्यों नहीं पा रहा मैं, ये तो हो गया 0 0, सही है, ये तो ओरिजिन है, तो एक कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया। दूसरा कोऑर्डिनेट कहां से मिलेगा कि भाई अगर हम ये देख लें, यहां पर तुम ये देखो कि x तो हमारा 2 है, उसने पहले ही बता दिया ना कि L2 की इक्वेशन जो है वो 2 है, x इक्वल्स टू 2, तो यहां पर x तो हाँ 2 है, और y क्या होता है 0, क्योंकि ये इंटरसेप्ट है 2 0। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर ये L1 जो है वो L2 को इंटरसेक्ट कर रही है, और यहां पर L1 ओरिजिन को इंटरसेप्ट कर रही है। ये L1 का क्या है, x 0, हाँ यहां पर x क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ये क्या है, y इंटरसेप्ट है L1 का, तो L1 की इक्वेशन ये रही, जब मैं इसमें x को 0 रखूंगा तो y किसके बराबर आ जाएगा -3 के, तो मेरे पास क्या हो गया 0 -3, ये इसके भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये वाला देख लो, यहां पर क्या हो रहा है, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट निकालने के लिए दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, तो मेरे पास ये वाले पॉइंट्स आएंगे, x -3 है और ये है x इक्वल टू 2, तो ये जो 2 वैल्यू है इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो 2 -3, x की वैल्यू क्या आ गई -1, तो ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए -1 और 2, 2 -1, हाँ सॉरी 2 -1, चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करोगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगा दोगे एरिया के लिए, फॉर एरिया अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला। अब ये क्योंकि 4 वाला वो है ना, 4 वर्टिसेस हैं, इसकी 4 कॉर्नर्स हैं, तो यहां पर हमारे पास जो है ना वो इस तरह से लगेगा कि 0 0 0 0 2 0 2 -1 0 -3 और फिर 0 0 दोबारा से आएगा, ये इस तरह से लगेगा हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। तो बस मैं लगा के नहीं दिखा रहा। वन मोर, यहां पर देखो इन द फिगर अबव, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। इफ ए बी सी एंड ओ आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर के पी, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ के पी, के और पी की वैल्यूज कैसे निकालोगे, देखो शेप को एनालाइज करो, स्क्वायर है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 4 है क्योंकि ये x है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस 4 है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा क्योंकि स्क्वायर है। अब अगर 0 से 4 प्लेसेस नीचे आ जाऊं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी -4, ठीक है। तो y तो आ गया, y की कोऑर्डिनेट तो आ गया -4, और x यहां पे क्या होगा 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a के 0, -4, ठीक है। तो k और p है बेसिकली, तो k और p, तो k की वैल्यू 0 है, p की वैल्यू -4, सही है, ये ऐसे ही सॉल्व हो गया। अब फाइनल पार्ट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, उसके बाद खत्म, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को गौर से देखना, देखो एक सर्कल हमारे पास एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, सर्कल हमारे पास एक्सिस के ऊपर बना हुआ है,
ये है सर्कल का सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, ये है रेडियस और ये है डायमीटर। ठीक है, मैंने चारों की वो लिख दी कि सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट होता है सर्कल का, सरकमफेरेंस होती है बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, ये सरकमफेरेंस है बाउंड्री। रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सरकमफेरेंस, सेंटर और सरकमफेरेंस के दरमियान का डिस्टेंस रेडियस। ठीक है, और डायमीटर क्या होता है? अ लाइन कटिंग द सर्कल इन टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये जो लाइन सर्कल को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ रही है डायमीटर है। डायमीटर बराबर होता है रेडियस के डबल के, यानी कि 2r करोगे तो डायमीटर, और अगर d अपॉन, अगर रेडियस निकालना है तो डायमीटर को कर दोगे डिवाइड बाय 2। तो ये कुछ बेसिक बात नहीं सर्कल के बारे में। अब पढ़ते हैं सर्कल की इक्वेशन, बल्कि उसको डिराइव करते हैं। सही है, उसको डिराइव करते हैं, डायरेक्ट नहीं, रट्टा नहीं लगवाऊंगा, डिराइव करवाऊंगा। देखो भाई, एक सर्कल है, सही है, उसका सेंटर है C और उसके ऊपर सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट है Z। सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस R। जो सेंटर C है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स A और B हैं, और ये जो पॉइंट सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा है Z, इसके कोऑर्डिनेट्स X और Y। हमने पता है क्या करना है इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सर्कल के लिए? हाँ, इसके ऊपर लगा देना है डिस्टेंस फॉर्मूला अपना। तो अब मुझे बताओ C से लेके Z तक का डिस्टेंस क्या है? R, यानी कि रेडियस। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है? A और B हैं और X और Y हैं। तो मैं क्या करता हूं कि इनको कह लेता हूं मैं x1 y1, इनको कह लेता हूं मैं x2 y2। सही है, और इसको क्या कर देता हूं? प्लग इन कर देता हूं। तो ये हो जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी, सॉरी, y माइनस बी होल स्क्वायर। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल, सॉरी, माइनस नहीं, प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दोनों तरफ क्या ले लिया? ये बन गई भैया इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव किया हमने। डिस्टेंस फार्मूला में सेंटर रखा, सरकमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट उठा के रखा, रेडियस रखा, ये पूरी इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ सर्कल में कुछ चीजें जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए, वो क्या है? ए और बी क्या है हमारे पास? सेंटर ऑफ द सर्कल। एक्स और वाई क्या है? सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट। और आर क्या है? रेडियस। लेकिन यहां पर याद रहे रेडियस का स्क्वायर लिखा होता है, आर नहीं लिखा होता। यानी कि अगर यहां पे लिखा हुआ है ना 16, तो रेडियस 16 नहीं है, रेडियस इसका अंडर रूट करके आएगा। अब ये आगे सवालों में देखना, 4 पेजेस और रह गए, फिर खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखो भाई, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर हैज एंड पॉइंट्स। यानी कि ये रहा भैया सर्कल, ये तो ओवल ही बन गया। ठीक है, ये रहा इसका डायमीटर, ये जो दो एंड पॉइंट्स है ना यहाँ पर, ये रहा सेंटर, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए तुम्हें, और तुमसे बोल रहा है सेंटर बताओ। तो आसान तरीका क्या है कि भाई इनके ऊपर मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो ये हो जाएगा, दोनों एक्स एक्सिस को, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स को प्लस किया और दोनों वाई कोऑर्डिनेट्स को प्लस कर देते हैं। तो -3 + 7 4, 4 डिवाइड बाई 2 2, -2 + 8 6, 6 डिवाइड बाई 2 3। तो ये आ गया फॉर मिड पॉइंट। सही है। अच्छा जी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is at the origin 0 0 that passes through the point 8 15? भाई अब देखो, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये रहा, एक सेकंड सर्कल बनाते हैं, ये रहा सर्कल, इसका सेंटर ये रहा, ठीक है, 0 0, ये उन्होंने कहा है, और कह रहे हैं कि भाई किसी पॉइंट 815 से वो पास कर रही है, यानी कि कोई पॉइंट है 815। हाँ, सरकमफेरेंस पे सारे, वो अगर सर्कल पॉइंट से पास करेगा तो वो इसी तरह करेगा ना। हाँ, इससे हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अपना रेडियस निकाल लेंगे। तो हमने क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला में डाल देना है। सही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, और इसका स्क्वायर क्या होगा? 64। आंसर क्या आ गया अंदर? 289।
ठीक है, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखनी हो तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल होती है ये, अभी हमने ऊपर ड्राइव की, जहां पर हमारे पास ए और बी होता है ओरिजिन। तो ए और बी को अगर मैं जीरो रखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे सिर्फ वाई स्क्वायर बचेगा ना, क्योंकि ये एक्स माइनस जीरो तो एक्स हो जाएगा। हाँ, और जब तुम रेडियस का स्क्वायर रखोगे तो क्या रखोगे, रेडियस हमारे पास ये है तो 289 स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 289। ये लो भाई, ये आ गई इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एक सेकंड, एक चीज कर देते हैं यहाँ, अब एक और चीज हमने इससे डिराइव करनी है, सही है। कभी कभार ना सर्कल की इक्वेशन आपको इस फॉर्म में गिवन नहीं होती, ठीक है, वो इसको एक्सपैंड करके दे देता है, यानी कि वो ये क्या करता है कि वो इन दोनों जगहों पर ना आपकी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा देता है, ये वाली आइडेंटिटी। तो अब आपने इन दोनों पर आइडेंटिटी लगा के इसको क्या करना है, एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, और जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2by इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सही थी, ये बन जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स और वाई वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेता हूँ और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक तरफ ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ए नहीं, प्लस नहीं, ए स्क्वायर इधर आके माइनस बी स्क्वायर इधर आके माइनस, ठीक है। तो ये मैंने एक फॉर्म बना ली इस तरीके की। अब यहाँ पर ये बात याद रहे कि भाई ए और बी फिर से क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, आर क्या होता है, रेडियस, ठीक है, और एक्स और वाई क्या होते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं। ये किधर काम आएगी, इन सवालों में। द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग दिस इक्वेशन, ठीक है भाई। देखो एक इक्वेशन गिवन है ये रही, ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि इसका सेंटर बताना है और इसका रेडियस बताना है। देखो मेरे पास पहले तो मैं इसको थोड़ा सा ना अरेंज कर लेता हूं। मैं एक काम करता हूं कि पहले तो मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देता हूं -1 के साथ, ताकि मेरे पास जो ये वाली दोनों टर्म्स है ना ये पॉजिटिव हो जाए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब अगर मैं अपनी इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करूं, ये वाली, तो यहां पर मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि देखो भाई एक्स स्क्वायर तो ये रहा, वाई स्क्वायर ये रहा, इसका कोई काम ही नहीं है, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके। तो अगर मैं -2ax को बराबर रख लूं -2x के, तो x x से कटेगा, -2 से कटेगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि -2 बेसिकली वहां जाके डिवाइड होगा -2 से, तो 1 बचेगा ना, ठीक है। इसी तरीके से -2by को मैं रख दूं -6y के वो उसमें, तो y से कट जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -6/-2 यानी कि 3। सेंटर पता चल गया 1 3, सेंटर क्या आ गया 1 3, ये आ गया सेंटर। अब क्या पता करना है, रेडियस पता करना है, रेडियस। देखो भाई रेडियस को छोड़ो, तुम ये देखो कि जो ये वाली चीज है आपके पास, ये इस पूरे के बराबर है, कलर चेंज कर लेते, ये वाली चीज इस पूरे के बराबर है, खाली आर के बराबर, आर स्क्वायर के बराबर नहीं है, क्योंकि हमने इसको अरेंज किया है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको रख लेते हैं आर स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली, तो वैल्यू रख दूं, बी की भी निकाल ली, वैल्यू रख देता हूँ -1, आर स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और ये होगा 1 -9, -1 -9 क्या हो गया -10, और वो उधर जाके क्या हो जाएगा +10। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9, दोनों तरफ रूट ले लो, आर इक्वल्स टू 3, आर इक्वल्स टू 3। तो रेडियस आ गया 3, सेंटर आ गया 1,3। यही दो चीजें उसने पूछी थी तुमसे,
आंसर ऑप्शन ए तुम्हारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल centered at the origin and radius 3 units will be, यानी कि भाई रेडियस है 3, ओरिजिन 0 0, ओरिजिन 0 0, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये थी हमारी इक्वेशन, सही है, ये थी इक्वेशन। ओरिजिन उसने बता दिया, यानी सॉरी सेंटर बता दिया 0 0, रेडियस बता दिया 3, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि अपने इसमें वैल्यूज रख के देख लेता हूं, सही है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब उसने देखो हर इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो मुझे भी यही करना पड़ेगा, y को सब्जेक्ट बनाया हुआ है ना हर इक्वेशन में, y को अलग किया हुआ है, तो मुझे भी y को अपने अलग करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाके माइनस करा देता हूँ, दोनों तरफ ले लेता हूँ अंडर रूट, अंडर रूट जब लेते हैं तो क्या लगाते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। देख रहे हो, ये देखो ये और ये एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ ये डिफरेंस है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर आपका इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल खत्म हो गया।